हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों पर होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल और नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। और जो आपके घरों के 45 साल और उनसे ऊपर के सदस्य होंगे, उन्होंने सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी, और अगर ना लगवाई हो तो उन्हें आप लोग प्रेरित कीजिए कि यही सबसे बड़ा कारण होगा कि भारत देश से कोरोना कम हो और लोग स्वस्थ हों। जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वैक्सीन को संबंध में, वो बिल्कुल भ्रमित है किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे कोई भी परेशानियां होती हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है, वैक्सीन लगवाएं। और 1 तारीख से 18 वर्ष से सभी लोगों को वैक्सीन लगेंगी, इसलिए वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे देश में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं शुरू हो सकें और आपकी पढ़ाई की अनियमितताएं भी दूर हो सकें। तो इसी आग्रह के साथ आज मैं आप लोगों के लिए विभाज्यता के नियम लेकर आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 5वीं 6वीं से ही आपको गुणनखंड निकालना सिखाया जाता है, ठीक है। और गुणनखंड निकालना हमसे तब तक नहीं बनता है जब तक हमें विभाज्यता के नियम पता नहीं होते। और अब आप कक्षा 9वीं 10वीं में आ जाते हैं तो बहुत ही गंभीरता से पढ़ाई, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो जब हम किसी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो हम उसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, केवल खुद के ही पहाड़े में आती हैं, वो अभाज्य होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो गुणनखंड निकालने में हमें सबसे ज़्यादा जो उपयोगी हैं वो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11। अगर इन संख्याओं का सबसे ज़्यादा भाग दिया जाता है, ज़्यादातर ऐसी संख्या थी जिनमें इनमें से किसी न किसी का भाग जाता ही और ज़्यादातर इन्हीं का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपको 2, 3, 5, 7 और 11 इनकी विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, ताकि जब आप गुणनखंड निकालें तो केवल संख्या को देखकर पता चल जाए कि इसमें 2 का भाग देंगे कि 3 का कि 5 का कि 7 का कि 11 का। इसलिए सभी मैं आज आपसे विभाज्यता के नियम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, और गुणनखंड निकालना सबसे बनना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग 9वीं 10वीं में बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे गुणनखंड निकालते नहीं बनेंगे तो बहुत सरल सरल चीज़ें हैं गुणनखंडों से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, पहली संख्या है हमारी 2 से विभाज्यता। तो आपको 2 से विभाज्यता बिल्कुल सरल है। आपको जो भी संख्या दी है उसकी केवल इकाई का अंक देखना है, ठीक है। देखिए, यदि किसी इकाई के अंक में इनमें से कोई भी संख्या हो, किन में से 2 हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये सम संख्याएं भी हैं। तो 0, 2, 4, 6 या 8 हों तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इनमें से अगर कोई भी एक संख्या है तो वह 2 से विभाजित होगी। जैसे ये देखिए 9268, इसकी इकाई में क्या है? 8 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। 3624 की इकाई में 4 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। 6820 की इकाई में 0 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। 2327 की इकाई में 7 है, इनमें से कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई संख्या होगी इकाई में तो वो विभाजित होगी। आसान है, आराम से समझ लेंगे। फिर अगर मान लो 2 से विभाजित नहीं होती, फिर हमें 3 से हम चेक करेंगे 3 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आया समझ में? जो भी संख्या है उसमें जितने अंक हैं उन सब का हम योगफल ज्ञात करेंगे, मतलब उन अंकों को जोड़ेंगे। योगफल जितना है अगर वो उसमें 3 का भाग जाएगा, अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे देखिए, एक संख्या 123, इसके भी 3 अंक हैं, तीनों को जोड़िए, 1 धन 2 धन 3, तो योग आया 6। 6 3 किससे विभाजित होता है? या 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 123 भी 3 से विभाज्य है।
जैसे एक संख्या 645, इसमें इन तीनों को जोड़ा 6, 4 और 5 को तो 15 आया। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यह भी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर कोई ऐसी संख्या है जिनका योगफल 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए आगे है 5 से विभाज्यता। ये भी बहुत सरल है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो, केवल आपको अंतिम वाला इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई के अंक के स्थान पर 0 है या 5 है तो वह 5 से विभाजित होगी। जैसे 6530, इसकी इकाई में क्या है? 0 है, इसलिए यह 5 से विभाज्य है। ऐसे एक संख्या 3425, इसकी इकाई में क्या है? 5 है, इसलिए यह 5 से विभाज्य है। तीसरी जैसे 4681, इसकी इकाई में 1 है, 5 या 0 नहीं है, इसलिए यह 5 से विभाज्य नहीं है। ये तीन आए समझ में, 2, 3 और 5। अब ये समझ में आ गए तो उसके बाद अभाज्य संख्या है हमारी 7। तो 7 से विभाज्यता देखिए। तो 7 से विभाज्यता के लिए यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दुगना, याद रखिएगा कि जो भी संख्या लिखी है उसके हम इकाई का में जो अंक है उसका दुगना कर दें, और शेष बचे अंकों और जितने अंक बचे हैं वो संख्या, उससे बनी संख्या का अंतर यदि 7 से विभाज्य है, बची संख्या में से इकाई के दुगने को घटाएंगे तो जो आएगा उसमें अगर 7 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे ये लिखा है 371, इसमें इकाई 1 है तो इसका दुगना क्या हुआ? 2, और शेष बची संख्या कितनी हुई? 37। 37 में से 2 को घटाया तो कितना आया? 35। अब 35 7 से के पहाड़े में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या है 812, इसमें इकाई का दुगना तो 2 का दुगना कितना हुआ? 4, और बची संख्या कितनी है? 81। तो 81 में से 4 घटे तो कितने आए? 77। 77 7 से विभाज्य है, इसलिए 812 भी 7 से विभाज्य होगी। अब जैसे ये है 934 में 4 का दुगना कितना हुआ? 8, और बची संख्या 93। 93 में से 8 गए तो 85। अब 85 7 के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। आया समझ में? इकाई के अंक को दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाइए। अगर अंतर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। अब आखिरी है 11, क्योंकि 9 और 10 अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो अच्छे समझिएगा 11 के लिए जो भी संख्या लिखी है उसमें हम सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, मतलब संख्या के जो सम स्थान में जो अंक है उनके योग में से विषम स्थान के अंकों के योग को घटाने पर जो संख्या मिले वो अगर 11 से विभाज्य हो या 0 हो, ऐसी कोई संख्या मिले जो या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे ये देखिए, एक मैंने संख्या लिखी है 49,522, ठीक है। इसमें सम स्थान के अंक हमेशा आप याद रखिए इकाई तरफ से अंक जो गिनते हैं, दहाई तरफ से, इधर से नहीं, इधर से जो गिनते हैं। तो देखिए सम अंक कौन से हुए? दूसरा और चौथा, 1 2 3 4 5, तो दूसरा और चौथा सम अंक हुए तो 9 धन 2, ठीक है। और विषम अंक कौन से हुए? पहला, तीसरा, पाँचवा, तो 2 5 और 4, तो ये कितने हो गए? 9 और 2 11, 4 5 धन 2 भी 11, 11 में से 11 गए 0। अब 0 है अंतर, इसलिए ये 11 से विभाज्य है। ऐसे ये देखिए एक संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 अंकों की। तो इधर से अब सम अंक कौन से हुए? दूसरा, चौथा और छठवा, तो 1 0 1, उसमें से घटाएंगे विषम अंक 7 8 और 9 को, तो 1 0 1 ऋण 7 8 9, 2 में से 24 घटे तो ऋण 22, 22 भी 11 से विभाजित होता, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। और अगर कभी 0 ना आए और ना ही ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आया सबकी समझ में?
ये विभाज्यता के नियम आप बहुत अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिएगा और उनका उपयोग सीख लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक आपको गुणनखंड निकालते नहीं बनेंगे। तो जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है और आगे चल के जो गुणनखंड विधियों से सवाल करने हैं वो कुछ भी नहीं बनेगा। और परीक्षाओं में ये आते ही आते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये नियम बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए सभी नियमों को याद कर लेंगे और अच्छे से फिर हम अगले वीडियो में इसके उपयोग करेंगे। तो उपयोग करते समय ऐसा ना हो कि हमें पता ना हो कि अब किसका भाग जाएगा, इसका नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।